תודה רבה. Please let us all welcome the 15th Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Havrim be Israel, Shalom Aleichem. सत्तर वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में एक खुशी का भी अवसर है और कुछ सवालिया निशान भी है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी बहुत करीबी व्यक्ति से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो पहला रिएक्शन होता है बहुत दिन हुए मुलाकात, और फिर कहते हैं ठीक हो, कैसे हो। और ये जो कैसे हो, यह पहला वाक्य ही एक प्रकार से कन्फेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति का हाल चाल पूछने के साथ साथ तुरंत ये भी स्वीकार कर लेता है कि बहुत दिन बाद मिले। मैं आपसे मेरी बात की शुरुआत इसी कन्फेशन से करना चाहता हूं। वाकई बहुत दिन बाद मिले, और दिन भी कहना ठीक नहीं है। सच ये है कि मिलने में कई साल लग गए, 10, 20, 50 नहीं, 70 साल लग गए। भारत की स्वतंत्रता के 70 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री आज इजरायल की धरती पर आप सबके आशीर्वाद ले रहा है। इस अवसर पर इजरायल के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू यहां उपस्थित हैं। इजरायल आने के बाद जिस तरह वो मेरे साथ रहे हैं, जैसा सम्मान उन्होंने दिया है, वो भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। ऐसे सम्मान को, ऐसे प्यार को, ऐसे अपनेपन को कभी भी दुनिया में कोई भुला सकता है। हम दोनों में एक विशेष समानता ये भी है कि हम दोनों ही अपने अपने देशों की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। यानी बेंजामिन स्वतंत्र इजरायल में जन्मे और मैं स्वतंत्र भारत में जन्मा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक रुचि हर भारतीय के दिल को छू जाने वाली है, और वह है भारतीय भोजन के प्रति उनका प्यार। कल रात्रि भोज पर उन्होंने भारतीय भोजन के साथ जो मेरी आवा भगत की,
मैं उसे सदैव याद रखूंगा। हम दो देशों के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भले 25 साल हुए हो, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत और इजराइल कई 100 साल से एक साथ दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महान भारतीय सूफी संत बाबा फरीद ने 13वीं शताब्दी में जेरूसलम में रहकर एक गुफा में लंबी साधना की थी। बाद के दिनों में यह जगह एक प्रकार से तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो गई। आज भी ये जगह जेरूसलम और भारत के 800 साल पुराने रिश्तों का एक प्रतीक बनी हुई है। 2011 में इस श्राइन के केयरटेकर शेख अंसारी जी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था और मुझे आज उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत इजराइल का ये साथ परंपराओं का है, ये साथ संस्कृति का है और ये साथ एक दूसरे पर भरोसा और मित्रता का भी है। हमारे त्योहारों में भी एक अद्भुत समानता है। भारत में होली मनती है तो यहां परिम मनाया जाता है। भारत में दिवाली मनाते हैं तो यहां हनुका मनाया जाता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि ज्यूइश पुनरुत्थान के प्रतीक मैकाबिया गेम्स का कल उद्घाटन हो रहा है और मैं इजराइल के लोगों को इस खेल के लिए बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि भारत ने भी इस ज्यूइश ओलंपिक खेल के लिए अपनी टीम भेजी है और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस अवसर पर यहां मौजूद है। मेरी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इजराइल की ये वीर भूमि कई वीर सपूतों तथा उनके बलिदान से सिंचित हुई है। यहां इस कार्यक्रम में मौजूद कई ऐसे परिवार होंगे जिनके पास इस संघर्ष की, बलिदान की अपनी अपनी गाथाएं होगी। मैं इजराइल की शौर्यता को प्रणाम करता हूं। उनका ये शौर्य इजराइल के विकास का आधार रहा है। किसी भी देश का विकास, उसका आकार, साइज नहीं, उसके नागरिकों का स्पिरिट, खुद पर भरोसा तय करता है। संख्या और आकार उतना मायने नहीं रखता, ये इजराइल ने करके दिखाया है, साबित किया है। इस अवसर पर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट एलिस एस्टन को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्हें इजराइल सरकार ने
राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सर्टिफिकेट फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया था। एलिस एस्टन को द इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल शहर हाइफा को आजाद कराने में भी भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका रही थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कल उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा जा रहा हूं। कल रात को मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यहां खाने पर गया था। बड़ा पारिवारिक वातावरण था, हम गप्पे मार रहे थे। सुबह 2:30 बजे तक हम बातें करते रहे इंडियन टाइम से। और निकलते समय उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेंट की, और जिस तस्वीर में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा जेरूसलेम को लिबरेट कराने का एक बहुत ही हृदयस्पर्शी दृश्य, एक तस्वीर उन्होंने मुझे दी। साथियों, वीरता की इस कड़ी में भी मैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जेफेआर जैकब का भी विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। उनके पुरखे बगदाद से भारत आए थे। 1971 में जब बांग्लादेश उस समय के पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने ही भारत की रणनीति तय करने और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को समर्पण कराने का अहम भूमिका निभाई। साथियों, जूइश समुदाय के लोग भारत में बहुत कम संख्या में रहे हैं, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से अलग से दर्ज कराई है। सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति, फिल्म, जूइश समुदाय के लोग अपनी मेहनत के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़े हैं और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मैं देख रहा हूं कि आज के इस भव्य कार्यक्रम में इजराइल के अलग अलग शहरों के मेयर भी आए हैं। भारत और भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह उन्हें इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए खींच लाया है। मुझे याद आता है कि भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी जूइश समुदाय के एक मेयर रह चुके हैं। ये लगभग 80 साल पहले की बात है, जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। उस समय 1938 में एलिजा मोजिस के बॉम्बे के मेयर के तौर पर गौरवपूर्ण जिम्मेवारी निभाई थी। भारत में भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऑल इंडिया रेडियो की जो सिग्नेचर ट्यून है, और वह भी एक जूइश श्रीमान वॉल्टर कॉफमैन ने कंपोज की थी। वो 1935 के बॉम्बे में
ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हुआ करते थे। ज्यूइश भारत में रहे तो भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया, लेकिन भावनाओं से इजराइल के साथ भी जुड़े रहे। इसी तरह भारत से जब भी वो यहां पहुंचे तो उन इलाकों से भारतीय संस्कृति की छाप को भी अपने साथ लेकर के आए और आज भी भारत से जुड़े हुए हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इजराइल में मराठी भाषा की एक पत्रिका माय बोली का लगातार प्रकाशन किया जाता है। माई बोली। इसी तरह कोचीन से आए हुए ज्यूइश समुदाय के लोग ओणम भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बगदाद से भारत में आकर रहे और यहां आकर बसे बगदादी ज्यूइश समुदाय के लोगों के प्रयासों का ही नतीजा था कि पिछले वर्ष बगदादी ज्यूज पर पहला इंटरनेशनल सिंपोजियम आयोजित हो सका। भारत से आए ज्यूइश समुदाय ने इजराइल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका बड़ा उदाहरण है मोशाव नेवातिम, जब इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरियन ने रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना देखा तो भारत से आए हुए मेरे ज्यूइश भाई बहनों ने भी उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात खपा दिए थे। कोचीनी ज्यूइश समुदाय के लोगों ने मेक द डेजर्ट ब्लूम के विजन को साकार करने में मदद की। भारत को इजराइल की धरती पर किए गए इन अथक प्रयासों की वजह से आज हर हिंदुस्तानी आप सबके ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे आप पर गर्व हो रहा है। साथियों, मोशाव नेवातिम के अलावा भी इजराइल के कृषि विकास में अपना योगदान दिया है। यहां इस कार्यक्रम में आने से पहले मेरी इजराइल के प्रसिद्ध एग्रीकल्चरिस्ट एलियाव बेजालेल के साथ मुलाकात हुई। एलियाव बेजालेल, उनको 2005 में प्रवासी भारतीय ग्रुप में सम्मान से नवाजा गया था। ये सम्मान पाने वाले वे पहले इजरायली थे। बेने मेनासे समुदाय की दीना सामता के बारे में पता चला है। दीना बिटिया के पास देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति तो यही इजराइल वाली है। इस वर्ष इजरायली स्वतंत्रता दिवस के समारोह की शुरुआत दीना सामता ने ही की थी। वो इस समारोह के टॉर्च लाइटर्स में से एक थी। भविष्य में बेटी दीना सामता ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। मेरी उसे बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति और यहां के महान नेता शिमोन पेरेस को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और ऐसे ही इजराइल को स्टार्टअप नेशन नहीं कहा जाता है। इसके पीछे ये सिद्धि है। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मेरी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म,
परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। अभी इसी महीने 1 जुलाई से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का 1 दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका है। और मैं जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं, क्योंकि इससे पूरे भारत में अब एक चीज पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। वरना इससे हमारे देश में एक तरह से सभी प्रकार के टैक्स अगर जोड़ दिए जाएं तो 500 से ज्यादा टैक्स सिस्टम चल रहे थे। टैक्स का सिस्टम उलझा हुआ था कि 1 महीने का 1 लाख रुपए का कारोबार करने वाले व्यापारी से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनी तक हर कोई परेशान था। जीएसटी से भारत का आर्थिक एकीकरण हुआ है। जैसे सरदार पटेल ने राज्य रजवाड़ों को मिला करके राजकीय एकीकरण किया था, 2017 में आर्थिक एकीकरण का अभियान सफल हुआ। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोल, स्पेक्ट्रम, इसकी नीलामी, मैं पुरानी बातें याद कराना नहीं चाहता हूं। कोयले के विषय में क्या क्या सुना है, स्पेक्ट्रम के विषय में क्या क्या सुना है, लेकिन ये सरकार है जिसने उसने कंप्यूटराइज सिस्टम से उसकी नीलामी की, पारदर्शी प्रक्रिया से की, और आज लाखों करोड़ों का कारोबार करने के बाद भी कहीं कोई सवालिया निशान नहीं लगा है। भारत में आकर के अपना नसीब आजमा सकते हैं। अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनियों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जोड़ने का भी हमने विधिवत निर्णय कर लिया है। पिछले 3 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मिडिल क्लास के व्यक्ति मकान बनाए और बाद में शिकायत रहती थी। हमने कानून बना करके बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। रियल एस्टेट रेगुलेटर का भी हमने अलग से निर्माण कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार ने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है ताकि इस सेक्टर की कंपनियों को भी कम ब्याज पर कर्ज मिल सके। और जो मेरा सपना है कि 2022 हमें भूलना नहीं चाहिए। 2022 हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। आजादी के लिए मर मिटने वाले लोगों ने आजादी के लिए आजाद भारत में जो सपने देखे थे, उन सपनों का पुनः स्मरण करके नए संकल्प लेकर के 2022 तक हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उसमें हमने एक निर्णय किया है, 2022 तक हिंदुस्तान के हर गरीब को, जिसके पास अपना घर नहीं है, हिंदुस्तान में 2022 तक हर परिवार को उसका अपना घर हो, घर में बिजली हो, पानी हो,
ये सपना पूरा करने के लिए हमने रियल एस्टेट को भी, कंस्ट्रक्शन के काम को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर के अनेक सहूलियत पैदा की है ताकि गरीब का घर बन सके। बीमा योजना सरकारी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी चलाती थी, हमने उसमें प्राइवेट कंपनियों का कंपटीशन लाए हैं, एक स्पर्धा का माहौल बनाया है ताकि सामान्य मानवी को एफोर्डेबल इंश्योरेंस की व्यवस्था का लाभ मिले। इंश्योरेंस रिफॉर्म में विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर के 49%